हेलो एवरीवन। जैसे कि जो चैप्टर है नाजीज एंड द राइज ऑफ द हिटलर, जो कि क्लास 9th की चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री की, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जिसमें इस चैप्टर में यही है मेन हीरो, जैसा कह सकते हैं आप, हीरो कहिए कुछ भी कहिए, यही है हमारा हिटलर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में पढ़ना है कि ये भाई अपना मतलब जो है जर्मनी को कैसे थोड़ा सा खोया हुआ पावर लौटाने की कोशिश किया, या जो भी किया इसने, मर्डर किया, मारा किसी को, कैसे किया, क्या किया, है ना। ये एक बहुत ही अच्छा मतलब कह सकते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी देश का आप उसके किसी भी चीज़ को छीनते हैं या कोई भी छीनते हैं तो आप तो उसको खोया हुआ उसका साम्राज्य या खोया हुआ उसको इज्जत लौटाने की कोशिश करोगे ना। तो उसी तरीके से इसने भी किया था ना। तो ये अच्छा भी है, ख़राब भी है, डिपेंड करता है कि किस नेचर से कौन किसको देख रहा है ना। तो ये उसी तरीके से हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, तो अगर हम लोग अभी इंडिया में हैं, तो इंडिया में है तो चाइना को अगर हम लोग कब्जा करके अपने टेरिटरी में अगर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो इंडिया वाले लोग क्या कहेंगे, बहुत अच्छा काम किया हम लोग को। लेकिन भैया अगर चाइना के नज़र से देखेंगे तो भैया तो ख़राब काम किया कि भैया वो आया दूसरे को कब्जा कर लिया। तो इसी तरीके से नज़रिया भी बात होता है। तो यहाँ पर भी इस हिटलर के बारे में देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई होप आपको बहुत ही अच्छा, है ना, एंटरटेनिंग तरीके से या जो भी है मतलब हर एक वर्ड को आपको समझा के चलूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नाज़ी एंड द राइज ऑफ द हिटलर, ठीक है। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 अ लिटिल 11-year-old German boy called Helmut was laying in the bed when he overheard his parent discussing something in serious tone. स्प्रिंग 1940 की बात है ना। एक 11 साल का जर्मन बच्चा है जो कि इसका नाम है हेलमट, ठीक है। हेलमट जो ना है वो मतलब बेड पे सोया हुआ है रात में, है ना। तो सुनता क्या है कि उसके जो पेरेंट्स है वो सीरियस टोन में बात कर रहे हैं, है ना। सीरियस टोन, ऐसा भी नहीं कि कोई रोमांटिक टोन है ना। ये सीरियस टोन में मतलब उसके जो पेरेंट्स है वो बात कर रहे हैं। भैया सीरियस टोन में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन डेलिब्रेट विथ हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द इंटायर फैमिली और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन। उसके जो पिता हैं वो बोल रहे हैं, वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन हैं, वो डेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी मतलब अपनी वाइफ से बोल रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि या तो मैं पूरे परिवार को मार दूँ या तो मैं खुद अकेला ही सुसाइड कर लूँ। आप बात समझिए, जब ये मतलब ये जो टोन बोला, ये जो भी ये बात बोला कि या तो मैं पूरे अपने परिवार को ख़त्म कर दूँ, है ना, या तो मैं खुद को अकेला मार लूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये अपने परिवार को मारने की बात कर रहा है और अपने आप को मारने की बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, या तो ये इसने कुछ किया या तो इसको कोई डर होगा। तो देखते हैं क्या डर था या क्या ऐसा हुआ कि भैया ये अपने परिवार को ही ख़त्म करने के लिए बात कर रहा है और इवन खुद को भी मारने की बात कर रहा है। तो हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज। उसके जो पिता हैं वो बोल रहे हैं, वो डरे हुए हैं रिवेंज के। रिवेंज मतलब होता है बदला, है ना। तो इनके पिता को डर है कि बदला लेगा लोग। कौन लेगा लोग बदला सर? तो बदला इसने जिसके साथ जो किया होगा उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए आप किसी को मारे हो तो उसका जो मतलब वो जो भी है वो क्या करेगा। मूवी में क्या होता है कि अगर आप किसी के मतलब भाई को मार दिए तो उसका भाई जो है फिर बदला लेगा, है ना। तो उसको डर रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी इसके जो पिता हैं वो डरे हुए हैं, है ना, कि वो कह रहे हैं कि नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड इट क्रिपल एंड ज्यूज। अब अलाइज जो है, अलाइज क्या है अभी दिखाता हूँ, बताता हूँ। अलाइज भी वही करेंगे जो हमने क्रिपल और ज्यूज के साथ किया। क्रिपल का मतलब होता है मतलब डिसेबल, लाइक जैसे हम लोग के यहाँ कैसे दिव्यांग बोलते हैं, जिसको नहीं बोलते हैं थोड़ा सा उसका हाथ पैर अगर वो डिसेबल है ना, हैंडीकैप, जस्ट हैंडीकैप लाइक, है ना। तो वहीं पर ये कह रहा है, जो हेलमेट के जो पिता है वो कह रहे हैं कि अलाइज भी अब हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जीव्स के साथ किया। जीव्स क्या है सर? जीव्स देखिए, जीव्स जैसे जर्मन में लोग रहते थे, जैसे कैसे क्रिश्चियन हो गया, ये हो गया, तो उसी तरीके से जीव्स वहाँ पर एक कम्युनिटी था जिसमें लोग जो है एक तरह से वो उस ग्रुप ऑफ पीपल को जीव्स बोलते थे। और तो ये जो मतलब ये यानी कि जो जर्मनी हिटलर है, हिटलर इन सब को जितने भी मतलब देखिए, हिटलर का मानना था कि भैया अगर आप मिलिट्री के लायक नहीं हो, अगर आप लूले लंगड़े हो, है ना, आप मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हो, है ना, तो आप मेरे कंट्री में रह रहे हो, तो कंट्री में रह रहे हो तो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ये खा रहे हो, और आपसे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो हम आपको नहीं रखेंगे अपने देश में। देश में क्या, आपको दुनिया में नहीं रहना है। वो सबको मार देता था, है ना, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे देश में जो भी रहें वो एकदम हट्टे कट्टे जवान रहें, है ना, हट्टे कट्टे जवान रहें। इवन वो ऐसे रहें कि भैया वो क्या मेरे आर्मी को ज्वाइन करें और मेरे को पावर को गेन करने में यानी कि कह सकें तो दूसरे कंट्री को कब्जा करने में मेरे को मदद करें, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो डिसेबल है तो भैया वो क्या कर रहा है, वो तो एक देश में रह भी रहा है ना। तो इसका ये आइडियोलॉजी थोड़ा सा गंदा था, है ना, जिसके कारण से इसने उस जितने भी जीव्स हैं, क्रिपल्ड हैं, जो लूले लंगड़े थे, है ना, सबको गैस चैम्बर में ले जाता था और मार देता था ना।
तो यही मतलब इसका थोड़ा सा था, लेकिन इसका सबका अलग अलग नज़रिया होता है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप भी एक आर्मी के अगर आप एक आर्मी बना रहे हो, तो आप खुद अगर किसी देश को कब्जा करना है या दूसरे को कब्जा करना है, तो आप भी तो वैसे ही को ना हायर करोगे या वैसे ही एक आदमी को रखोगे जिससे आपका जो है मिशन पूरा हो सके। तो बस इसका भी वही नेचर था, है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से उसको देख रहा है ना। तो देखिए द नेक्स्ट डे एलाइज के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एलाइज के बारे में देखिए, तो द एलाइज पावर वेर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। In 1941 they were joined by the USSR and USA. They fought against the Axis power, namely Germany, Italy, जापान। इसको चीज़ समझने से पहले आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्ल्ड वार 2 फेजेज में हुआ है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार एक हुआ 1914 से 1918, ठीक है ना, और उसके बाद जो है सेकंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 1945, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 ग्रुप बने थे, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 टीम कहिए या 2 ग्रुप कहिए, एक था एलाइज पावर और एक था सेंट्रल पावर, है ना। आप लिख लीजिएगा इसे, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक तरफ थे एलाइज और एक तरफ थे सेंट्रल पावर, है ना। एक एलाइज पावर में ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रशिया थे, इटली थे, जापान थे, यूएसए भी आ गया 1917 में, है ना। यूएसए के कारण देखिए शुरुआती में तो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान ये सब थे एलाइज पावर में। और सेंट्रल पावर में अगर बात किया जाए, सेंट्रल पावर में सर, तो सेंट्रल पावर में जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया थे, हंगरी थे और ऑटोमन एम्पायर थे, है ना। तो ये जर्मनी उसी किस पावर में है, एक्सेस पावर में, सॉरी सेंट्रल पावर में। ये जो दिखा रही है ये आपको वर्ल्ड वार 2 का बात है। वर्ल्ड वार 2 में जो है ग्रुप बने थे एक्सेस पावर और एलाइज पावर, है ना। हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 टीम बने थे, एक अलाइज और एक था सेंट्रल पावर। अलाइज पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और यूएसए जो है वो 1917 में जो है वो वार में एंट्री किया था और उसी के कारण जो है जर्मनी हार गया, है ना। सेंट्रल पावर में उस टाइम जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, ये सब एक तरफ लड़ रहा था, है ना। तो ये 2 टीम बने थे, अलाइज और सेंट्रल। और वहीं पर अगर सेकेंड वर्ल्ड वार की बात की जाए तो उसमें एलाइज पावर थी और एक तरफ एक्सिस पावर थी, है ना। एक्सिस पावर में कौन कौन थे, जर्मनी थे, इटली थे, जापान थे। इसमें भी ये हारेगा एक्सिस पावर और एलाइज पावर जीतेगा, है ना। तो एलाइज पावर में कौन कौन था, एलाइज पावर में शुरुआत में यूके था, फ्रांस था। 1941 में यूएसएसआर और यूएसए भी। देखिए यूके और यूएसए में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। यूके क्या है देखिए मैं बताता हूँ। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यहाँ देखिए मैप में पहले आप देख लीजिए जो हम लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में, ये जर्मनी, ये रहा जर्मनी। ये देखिए हमारा इंडिया है पूरा, कहाँ गया ये हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया, है ना। और ये रहा हमारा जर्मनी, ठीक है। तो ये जर्मनी इसी का बात हो रहा है यहीं का, है ना। ये रहा फ्रांस जो कि फर्स्ट चैप्टर में था और ये रहा यूनाइटेड किंगडम, दैट इज़ कॉल्ड, है ना, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यही सब ब्रिटिश है ना। और ये है यूएसए, ये रहा देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ब्रिटेन ये है और यूएसए ये है ना। तो यूएसए जो है ये एंट्री लेगा, है ना, 1970 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जिसके कारण से इसने जर्मनी को, मतलब जर्मनी हार जाता है ना। सेकंड वर्ल्ड वार में भी ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, ठीक है। यूके और यूएसए में अंतर है ना, यूके यहाँ है ना। यूके कहाँ है, तो सर यूके ये रहा यूनाइटेड किंगडम और ये रहा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। चलिए फिर से, तो ये आप इसको समझ गए होंगे, एलाइज और एक्सिस पावर को समझ गए कि एलाइज पावर जो था वो शुरुआत में उसमें कौन लीड कर रहा था, यूके और फ्रांस। एलाइज पावर, द एलाइज पावर वेयर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। एलाइज पावर में यूके और फ्रांस जो थे वो, हाँ, यूके और फ्रांस जो थे वो लीड कर रहे थे। इन 1941 दे वर ज्वाइंड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए। और 1941 में यूएसएसआर और ये यूएसए भी उसको ज्वाइन करते हैं और अगेंस्ट ये लोग किसके खिलाफ लड़ रहा है, एलाइज पावर, ये एक्सिस पावर के खिलाफ। और एक्सिस पावर में कौन है, जर्मनी, इटली और जापान है। तो ये जो है वो हार जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार का बात हो रहा है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी वही हुआ था। तो देखिए नाउ द एलाइज, यहाँ से हम फिर से आते हैं, नाउ द एलाइज विल डू व्हाट डिड द क्रिपल ज्यूज। कह रहा है हेलमेट के जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि एलाइज भी अब हमारे साथ वही करेंगे जो हम लोगों ने किसके साथ किया था, वो क्रिपल और ज्यूज के साथ किया था ना, ठीक है। तो नेक्स्ट डे he took Helmut to the woods where they sat in the last happy time together singing old children's songs, है ना। अगले दिन क्या हुआ कि हेलमेट जो है ना,
अगले दिन जो हेलमेट के जो पिता हैं वो ऊट्स मतलब लकड़ियों में, जैसे मतलब जंगल वगैरह में गए लोग है ना, पार्क वगैरह में घूमे, साथ में समय बिताया, मतलब गाना वगैरह बच्चों के साथ गाए हुए। अगले दिन लेटर हेलमेट फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। अगले दिन क्या हुआ कि हेलमेट के जो है मतलब उसके मतलब पिकनिक के बाद ही है ना, पिकनिक के बाद हेलमेट जो है वो ऑफिस में जाता है और खुद को अपने आप को गोली मार लेता है ना, हेलमेट के जो पिता है। हेलमेट रिमेंबर दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बींग्स बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस, है ना। हेलमेट जो है, हेलमेट को याद था कि उसके जो पिता का जो वो खूनी ड्रेस था जिस पे वो मतलब खून लगा हुआ था, उसने अपने आप गोली मारा था, तो शर्ट वगैरह पे खून होगा, तो उसके जो खून के शर्ट धब्बे थे है ना, उसको वो लोग कहाँ जलाया था, घर के अंदर जो फायर प्लेसेस होता है उसमें उन लोगों ने उसको जलाया था। सो traumatized was he by what he did overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for following 9 years। बताइए, मतलब कहने का मतलब जो हेलमेट है, हेलमेट मतलब इतना घबराया हुआ था या डरा हुआ था इस मतलब इंसिडेंट से कह दीजिए, और उसके पिता ने खुद कहा था कि भैया या तो हम खुद को मार लूँगा, खुद को मारना पड़ेगा ये पूरे परिवार को। तो उस डर से हेलमेट जो है वो 9 साल तक, उसके आने वाले दिनों के बाद 9 साल तक वो घर पे खाना नहीं खाया। 11 साल पहले था उस टाइम है ना, उसके बाद 9 साल यानी कि 20 साल तक है ना, 11 साल के बाद 9 साल तक वो घर पे खाना नहीं खाता था। क्यों? ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। उसको डर था कि उसकी जो माँ है उसको क्या देती कि जहर दे के मार देगी, है ना। बताइए, माँ जहर दे मार देगी, क्योंकि मतलब यानी कि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। देखते हैं। ऑल्दो हेलमेट में नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मीन्ट। हालांकि हेलमेट जो है, हेलमेट को अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा क्यों। हिज फादर हैड बीन अ नाजी एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। उसके जो पिता थे वो एक नाजी थे, है ना, और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। नाजी एक पार्टी है ना, और एडोल्फ हिटलर जैसे लाइक अ मोदी, है ना। मोदी क्या है? मोदी जैसे बीजेपी पार्टी है, उसका मेंबर है मोदी, है ना। उसी तरीके से एडोल्फ हिटलर लाइक अ मोदी एंड बीजेपी लाइक अ नाजी, इसे समझ सकते हैं, मतलब समझने की बात। तो नाजी एंड द सपोर्टर ऑफ द एडोल्फ हिटलर। तो उसके जो पिता थे, जो हेलमेट के जो पिता थे वो क्या थे भैया? नाजी पार्टी के सपोर्टर थे, और वो एडोल्फ हिटलर के मतलब नाजी पार्टी के से बिलोंग करते थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर। बहुत सारे आप लोग में जानते होंगे नाजी और हिटलर के बारे में। यू प्रोबेबली know of Hitler's determination to take Germany into a mighty power and his ambition to conquer all of Europe। आपने मतलब देखिए, हिटलर का मेन मकसद क्या था, वो उसका इरादा पक्का था कि भैया जर्मनी को क्या करना है, एक माइटी पावर बनाना है, एकदम मतलब पावरफुल, है ना। उसका एम्बिशन था कि भैया यूरोप में जितने भी मतलब और भी जो कंट्री हैं, जैसे फ्रांस है, मतलब बगल में पोलैंड है या जो भी है, उसको भैया हमको क्या करना है, कब्जा करना है। यहाँ पर जैसे ये जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है, तो इसको काम था कि भैया पोलैंड, फ्रांस, इस सबको कब्जा करके अपने में रखूंगा, माइटी पावर, एकदम पावरफुल बनाऊंगा। किसका ये था एम्बिशन? इसका, हिटलर का, ठीक है ना। यू मे हैव हेard दैट ही किल्ड ज्यूज। इसने क्या किया? ज्यूज को मारा, है ना। इसके लिए इसने क्या किया? ज्यूज को मारा। ज्यूज अभी बताया वो ग्रुप ऑफ पीपल थे, है ना, जो कि डिसेबल थे, है ना। बट नाजिज्म वाज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट। लेकिन नाजिज्म जो है उसके 1-2 एक्ट नहीं थे, आइसोलेटेड नहीं, तो इन्होंने बहुत सारे काम किया, है ना। इट वाज अ सिस्टम एंड अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। नाजिज्म का सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी नहीं था, उसके बहुत सारे थे ना। वर्ल्ड पे, पॉलिटिक्स पे वो क्या करना चाहता था, क्या मतलब कब्जा करना है, मारना है, क्या करना है ना। तो let us try to understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut father killed himself and what the basis of his fear was। तो देखते हैं कि हेलमेट के जो पिता हैं आखिर उसने खुद को क्यों मारना, मतलब खुद को क्यों मारा, और व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिज फियर, और आखिर उसका डर का कारण क्या था, है ना। आखिर उसके डर का कारण क्या था। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू अलाइज। मई 95 में क्या हुआ, जर्मनी जो है वो सरेंडर किया। जर्मनी इन मई 95 जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया 1945 में। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बताया था ना कि एक्सिस पावर और अलाइज पावर था ना। तो एक्सिस पावर जो है ना, वो सरेंडर कर दिया अलाइज पावर के सामने। जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। जर्मनी जो है एक्सिस पावर से था, तो जर्मनी जो है अलाइज के आगे क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। एंटिसेप्टिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन द बर्लिन ऑफ बंकर इन अप्रैल। देखिए
ये जो है ये 1945 में मतलब जर्मन 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1945 तक खत्म हो गया था। तो 1945 में जर्मनी को पता चल गया था कि भैया हम जो है हार गए हैं, है ना, हार ही रहे हैं, हार ही गए हैं एक तरह से कहिए तो, और ये एलाइज पावर में सरेंडर होने वाले हैं। तो ये जो हिटलर था, है ना, ये देखिए ये हिटलर है और ये गोबेल्स है ना। तो हिटलर और गोबेल्स ये दोनों जो आदमी हैं, ये दोनों क्या करता है, जैसे पता चल जाता है कि भाई हम लोग हार नहीं वाले, हार ही गए, है ना, एलाइज पावर के सामने हम लोग को सरेंडर कर ही दिया, है ना। तो ये दोनों, ये हिटलर और इसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो कि इसको मतलब बताता रहता था, इसका नाम था गोबेल्स, ये दोनों जो है अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेता है बर्लिन के एक बंकर में, जो कि अप्रैल में, है ना। बंकर मतलब एक रूम टाइप, है ना, रूम कहाँ था, बर्लिन में, जर्मनी में है, और ये अप्रैल की बात है। एट द एंड ऑफ द वार के खत्म होने के बाद एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल एट द न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू prosecute Nazis war criminal for crimes against peace, for the war crimes and crime against humanity। युद्ध के खत्म होने के बाद, है ना, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बैठाया गया, है ना, मतलब संगठन बनाया गया, कमेटी बनाया गया कि भैया तुमको क्या करना है कि न्याय देना है ना। जाहिर सी बात है, इतना सारा मौत हुआ, ये मारे गए लोग, जो जर्मनी ने, ये जो हिटलर ने इतने सारे जीविस को मारा, इसको लोगों को मारा, है ना। तो उसके खिलाफ एक सिस्टम को बनाया गया, कमेटी बनाया गया, एक तरह से कह सकते हैं कमेटी बनाया गया, है ना, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया गया जो न्यूरेमबर्ग में सेटअप किया गया, और उसको काम दिया गया कि मुकदमा चलाओ भैया नाजी वार क्रिमिनल के क्राइम के लिए, जितना अगेंस्ट पीस, जो भी शांति को भंग किया, मतलब या लोगों को मारा, कौन कौन इसमें शामिल था, किसका अहम रोल था, उसके खिलाफ मुकदमा चलाना है आपको, है ना। तो ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया कहाँ, न्यूरेमबर्ग में, है ना, जिसका क्या काम था कि वार क्रिमिनल को सजा देने का। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस which came to be called crimes against humanity raised serious morals and ethic question and invented worldwide condemnation। what were these acts, है ना। तो ये जर्मनी ने जो किया था ना, जर्मनी ने जो ये युद्ध के दौरान किया था, स्पेशली दोज एक्शन, वो जो एक्शन जो कि एकदम मतलब मानवता के लिए एकदम मतलब वो सही बात है, आप किसी मतलब बेगुनाह को मार रहे हो जिसका उसमें मतलब लड़ाई में रोल भी नहीं था, है ना। हिटलर मतलब यही था कि भैया वो जो जीविस थे, वो मतलब जो लूले लंगड़े थे, वो उनका क्या रोल था, वो तो ना इसको कुछ किए थे या जो भी है, लेकिन फिर भी इसने उन लोगों को मारा, है ना। तो निर्दोष इनोसेंट टाइप के, तो ये एक मानवता के लिए मतलब कह सकते हो अच्छी बात तो नहीं है ना, आप किसी को बिना मतलब के मार रहे हो। तो यहाँ पर यही बात है कि वो जो है ये किया था, तो इसी के खिलाफ मतलब कि भैया ये शर्मनाक ही बात था। तो व्हाट आर दीज एक्ट्स, क्या क्या एक्ट आप देखते हैं, है ना। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के शैडो में जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइड वार। आखिर जो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ ना, जर्मनी ने क्या किया, तो भाई ये जीनोसाइड वार चलाया। जीनोसाइडल वार का मतलब होता है, जीनो का मतलब लोग होता है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा भी, है ना। देखिए जीनोसाइडल का मतलब होता है किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। जब आप एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारते हो, दैट इज कॉल्ड जीनोसाइडल, है ना। तो जीनोसाइडल वार जो था ये इस तरीके से था, है ना। तो विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, है ना। ये क्या था, सिलेक्टेड, ये सबको नहीं मारता था, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मारता था यूरोप के, है ना। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूड 6 मिलियन जीवीज, जिसमें से 6 मिलियन जीवीज है ना, 1 मिलियन में 10 लाख यानी कि 60 लाख जीवीज, 20 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स हु वेर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, जिसको या तो मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है या फिजिकली हाथ पैर, है ना, या आँख वगैरह कुछ मतलब डिफेक्टिव है ना। बिसाइड्स इननमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ऐसा भी नहीं कि वो सब मतलब सिर्फ इसी तरह होगा, और भी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जैसे जो भी होगा नाजिस का पार्टी का अपोजिट करता होगा या जो विरोध करता हो, उसको भी इन्होंने मारा। नाजिस डिवाइस्ड एन unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing center like Auschwitz। नाजिस जो था वो मतलब अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पे, इसको मारने का तरीका अलग था, है ना। ये लोगों को मारता कैसे था कि इस जैसे मतलब बहुत सारे सेंटर मिले हैं ना, जैसे ऑस्ट्विच एक सेंटर है, सेंटर मतलब इसमें क्या करता था, गैस के चैम्बर होते थे, गैस के चैम्बर में वो उसको ऐसे बंद कर देता था लोगों को। ऐसे देखने मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे अभी आएगा। तो ये जिस तरीके से थोड़ा सा अगर एक ठो ये देखिए, है ना, जैसे ये देखिए गैस चैम्बर, इसमें जैसे ये तो चलता फिरता चैम्बर है ना। तो इसी में जैसे लोगों को ले जाया जाएगा, चारों तरफ से पैक है और इसमें गैस छोड़ दिया जाएगा, है ना, लोग इसमें मर जाएंगे, है ना।
तो ये तो एक मतलब ये मतलब नॉर्मल है, ये तो चलता फिरता है। लेकिन इसी तरीके से जैसे बंकर होते थे, रूम होते थे, तो रूम को चारों तरफ से पैक कर उसमें लोगों को बंद करके और चारों तरफ से मतलब ये जो जहरीले गैस जो है छोड़ देते थे और लोग जो है उसी में मर जाते थे, है ना। अभी देखेंगे, देखिए स्टोरी अभी सुनाता हूँ आपको, मतलब आपको रियल मतलब लगेगा कि सामने हो रहा है, ठीक है। अभी आप सिर्फ सुनो। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये ऑस्ट्रिच क्या है, तो ऑस्ट्रिच भैया एक सेंटर था, हमें जैसे ऑस्ट्रिच एक सेंटर था जहाँ पर ये पाया गया जैसे कि यहाँ पर गैस चैम्बर में वो लोग मार देता था। द न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल सेंटेंस ओनली 11th इंक्लूडिंग नाजीज टू डेथ। देखिए न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल जो बनाया गया था कमेटी का, भैया आपको क्या करना है, सजा देना है जो इसमें ये मास किलिंग में या जो भी लोगों को मारने में इन्वॉल्व था। देखिए हिटलर तो मर गया और उस गॉबेल था, लेकिन बाकी भी लोग होंगे ना जो इसमें मतलब हिस्सेदारी होंगे, जिनका रोल होगा, तो ये उनके लिए था। लेकिन फिर भी देखिए जो न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल जो बना था कमेटी, इसने सिर्फ 11 लोगों को ही मौत की सज़ा सुनाई। सोचिए मौत की सज़ा सिर्फ 11 लोग, जो कि ये लोग कितना मारा था देख रहे हैं, ये 6 मिलियन 20 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश, 17 जर्मन। अब बात समझिए, ये लोग 11 ही लोगों को क्यों डेथ सेंटेंस दिया, मेनी अदर वेयर इम्प्रिज फॉर लाइफ, और बहुतों को मतलब कि भैया आपको क्या करना है, मतलब जीवन मतलब जेल में, है ना। The retribution did came at the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent for the crime। आप देखिए जितना नाजीज जो है ब्रूटलिटी दिखाया, मतलब लोगों को मार के एकदम जिंदे मार देता था, उस हिसाब से तो भैया ये 9 के बराबर है। 11 लोगों को सिर्फ मौत, और वो भी जेल में रहना। जेल में रहना मतलब क्या, जेल में रहना थोड़ी प्रॉब्लम होता है। जेल में रहना मतलब उसके लिए तो भैया उसमें खाना मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रहा है, लाइफ एक अच्छे से जिएगा। लेकिन यहाँ पर आप जो लोगों को मारे थे, इतना सब गैस चैम्बर में लोग तड़प तड़प के मर रहे हो, हाँ, तो ये सब जो है बताता है। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। Allies जो है वो did not want to be harsh, वो harsh ट्रीटी नहीं लगाना चाहता था जर्मनी पे, क्योंकि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, जाहिर सी बात है सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पे इतनी ज़्यादा ट्रीटी लगाए गए, अभी देखेंगे भाई, जर्मनी पे इतनी ज़्यादा ट्रीटी थोपे गए कि भैया जर्मनी जो है उसी आत्मसम्मान को लौटाने या अपने आत्मसम्मान को पाने में, है ना, उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा। नहीं तो आप अगर मान लीजिए किसी को आप पनिशमेंट दे रहे हो, ठीक है पनिशमेंट दे रहे हो, तो अगर मान लीजिए आप उसको इस तरीके से पनिशमेंट दे देते हो कि वो पनिशमेंट का मतलब ठीक है सजा देना, ठीक है, लेकिन आप उसको इस तरीके से पनिशमेंट देते तो क्या लेगा, बदला लेगा, तो डैट इज कॉल्ड, है ना। तो ये जर्मनी पे इतने सारे, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं, जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसे हारा, तो जर्मनी पे इतने सारे ट्रीटी थोपे गए जिसके कारण से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। द Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the first world war। Everyone came to be feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of the first world war। हर किसी को फील हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि भैया ये जो नाजी जर्मनी जो है, ये जो नाजी जर्मनी बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कारण था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही देन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही इतना हम लोग उस पर जर्मनी पे अभी उसके ज़मीन छीन लिए थे, उस पर इतना सारा सेंसन लगा दिए थे, उस पर पैसा लिए थे, जो भी है, तो उसी का देन था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो नाजी बना और ये जो हिटलर है आखिर इतने लोगों को मारा गया, है ना। तो आखिर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या एक्सपीरियंस किया गया था। अब बात आता है कि भैया आखिर जो है जर्मनी पे क्या एक्सपीरियंस हुआ कि भैया जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पे क्या थोपा गया कि जिसके कारण से जर्मनी जो है उस सेकंड वर्ल्ड वॉर या जर्मनी में जो है इस तरीके से हिटलर का उदय होता है और हिटलर कहीं ना कहीं इतने लोगों को मारता है या जो भी करता है। तो देखते हैं, देखिए ये एक फ़ोटो दिख रहा है जिसमें आपको यहाँ पर ही सामने ये हिटलर ही होगा पक्का, है ना, या इवन ये हिटलर हो सकता है, नहीं ये हिटलर है, ठीक है ना, ये हिटलर है। और जैसा है ये लोग हे हिटलर करके, मतलब जब भी हिटलर आता था तो ऐसे हाथ करके हे हिटलर, है ना, ये लोग मतलब एक तरह से तो संबोधित करता था, है ना। तो आप देख ही सकते हो हिटलर, ये नाजी जो है, ये स्वास्तिका चिन्ह जो है ना, ये साइन ऑफ, ये इसका पार्टी का साइन था, नाजीज, हिटलर, हे हिटलर। तो यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक, है ना। बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक क्या है, देखिए रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, है ना, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो भी इलेक्टेड होगा, है ना। तो बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक 1918 में हुआ, है ना। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी। जर्मनी जो था वो 20th सेंचुरी के समय वो एक पावरफुल एम्पायर था। फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 to 1918 along the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia। देखिए जर्मनी जो एक पावरफुल एम्पायर था ना, तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए हुआ ही था कि एक तरह से कह सकते हो कि जिसके पास जितने ज़्यादा ज़मीन होंगे, है ना,
उसके पास रिसोर्सेज उतने ज़्यादा, जाहिर सी बात है ज़मीन है तो ज़मीन की चीज़ें आपकी तो वहाँ के सामान, मिट्टी, वहाँ से अगर सोना निकल गया तो सोना आपका, तो सोना बेचेगा तो आपके पास पैसा होगा, तो आपका पैसा होगा तो आप पैसा मतलब पावर, तो आपके पास पावर, तो भैया आप मतलब एक जैसे कैसे अमेरिका पास बहुत सारा मतलब वो पावरफुल कंट्री रहा, क्योंकि उसने क्या किया, बहुत सारे कॉलोनीज़ को कब्जा किया है, किया जो भी है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आप मतलब वहाँ पर लोग मतलब जो है बाकी कॉलोनी को या बाकी देशों को कब्जा करना, है ना, जो भी, जैसे मान ली अमेरिका जो है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसमें बहुत सारे जो लोग थे वो कंट्री क्या करते थे, वो दूसरे कंट्री को अपने में उसको कॉलोनी बनाते थे और उसको अपने अंडर रखते थे, है ना। जैसे इंडिया कॉलोनी था किसका, ब्रिटेन का, तो भैया ब्रिटेन वाला इंडिया पे कब्जा, इंडिया का जितना भी चीज़ वो सब ब्रिटेन का होता था, लेके आता था। तो आखिर जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होंगे, है ना, उसके पास वो जितना पावरफुल होगा, तो वही देन था एक तरह से। तो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1914 से 18 में, जर्मनी, तो हम आपको फर्स्ट ऑर्डर में बताएं कि एक तरफ कौन था, जर्मनी जो है सेंट्रल पावर में होता था, सेंट्रल पावर और एलाइज पावर, दो पावर बने थे। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, ये तीनों एक टीम में, ये चारों एक टीम में थे। और वहीं दूसरी तरफ एलाइज पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और यूएसए था। तो ही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो किसके बीच हुआ, तो आपको सेंट्रल पावर और एलाइज पावर में कौन कौन है, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, all joined the war enthusiastically hoping to gain from a quick victory, है ना। सभी जो है वो लड़ाई में एकदम इंक्लूड होते हैं, है ना, कि इसलिए भैया कि हमको क्या करना है कि मतलब ये गेन क्विक विक्ट्री, जल्दी से हम लोग जीत जाएंगे और मतलब बहुत सारे चीज़ को कब्जा कर लेंगे, है ना। लिटिल डे दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन द इवेंचुअली ड्यूरिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। धीरे धीरे इन लोग को रियलाइज हुआ, देखिए 1914 से 1918 तक युद्ध हुआ ना, तो आप 4 साल में समझो, 4 साल में यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भैया हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। देखिए लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई मतलब सिर्फ लड़ाई मतलब वहाँ आपके गन्स, गोलीज, है ना, फूड, हर एक चीज़ बाधित हो जाता है। इवन जितने भी आप रिसोर्सेज आप मतलब अगर पैसे जो भी जमा करके रखे हो अगर आपको, तो सारा चीज़ मतलब उसमें जाएगा। तो ये हो रहा है कि उसके लगने लगा कि भैया सारे रिसोर्सेज जो खत्म हो रहे हैं। जर्मनी मेड इनिशियल गेन बाई ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने शुरुआत में क्या किया, फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाई कर लिया था। देखिए ये जो जर्मनी है, ये जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फ्रांस, है ना, और ये बेल्जियम। आपको यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ बेल्जियम, एक मिनट रुको, यहाँ पर सबसे देखिए बेल्जियम 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर ये रहा, ये जो छोटा वाला ये बेल्जियम, है ना। तो जर्मनी ने शुरुआत में क्या किया, फ्रांस और बेल्जियम को कब्जा कर लिया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना। लेकिन हाउएवर द एलाइज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री इन द 1917। लेकिन हालांकि क्या हुआ कि जब यूएस जो है उस टाइम भी एक पावरफुल कंट्री था ना, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी बात हो रही है। देखिए आप ये जो यूएस है ये रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही ये वार में एंट्री लेता है, किधर से ये एंट्री लेगा, एलाइज की तरफ से, तो भैया जो जर्मनी है वो हार जाता है और सेंट्रल पावर जो है वो क्या हार जाता है नवंबर 1918 में, है ना। तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ, एलाइज पावर और सेंट्रल पावर में ही जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब थे, है ना। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब थे और वहीं पर एलाइज पावर में वो लोग थे। तो जब यूएस की एंट्री होती है 1970 में, तो जर्मनी क्या हो जाता है भैया, हार जाता है और कह सकते हैं सेंट्रल पावर हार जाता है। अब जाहिर सी बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हारता है, ऐसे भी होता है कि हारे हो तो भैया तुमको तो कुछ तुम पे थोपा जाएगा, तुमसे कुछ लिया जाएगा, तो यही चीज़ यहाँ भी होगा। The defeat of Imperial Germany and the abdiction of Emperor gave an opportunity to parliament parties to recast German polity। क्या हुआ कि जर्मनी जब हारा तो वो जो वहाँ का जो राजा था, है ना, एब्डिकेट कर देता है, गद्दी छोड़ देता है ना। तो जैसे गद्दी छोड़ेगा तो भैया देश चलाने के लिए कोई तो चाहिए, तो तो मौका अपॉर्चुनिटी मिल जाता है पार्लियामेंट्री पार्टीज को कि जर्मन पॉलिटी फिर से बनाया जाएगा ना, जर्मन में जो है फिर से वो पॉलिटी बनाया जाए, फिर से मतलब चुनाव होगा, ये जो भी होगा, है ना, क्योंकि राजा तो हट गया, एब्डिक्शन, राजा एम्पायर जो है गद्दी छोड़ देता है जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है। तो ए नेशनल असेंबली मेट, एक नेशनल असेंबली को बनाया जाता है वेमार में। वेमार क्या है, प्लेस इन जर्मनी में एक जगह है, एक नेशनल असेंबली मिलते हैं
वो वेमार में एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि पावर का डिवीजन रहेगा, है ना। डिप्टीज वेयर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिस्टैग, और डिप्टीज वेयर नाउ इलेक्टेड जो है जैसे कैसे एमएलए बोलता है ना, तो उसी तरीके से वहाँ जो है वो जो नेशनल असेंबली में जो लोग हैं वो इंक्लूड होंगे जर्मन पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्ट होंगे। अच्छा, जर्मन पार्लियामेंट को रिस्टैग भी बोलते थे, जैसे यहाँ पर संसद कैसे है, पार्लियामेंट को जो संसद बोलते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से जर्मन पार्लियामेंट को रिस्टैग भी बोलते हैं ना। तो डिप्टीज वेयर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिस्टैग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्टेड बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। तो ये जो लोग हैं डिप्टीज जो हैं वो इलेक्ट होंगे किस बेसिस पे कि उनको वोट दिया जाएगा यूनिवर्सल वोट फ्रेंचाइजेस के थ्रू, यानी कि 18 ईयर्स हो गया तो आप वोट दे सकते हैं। ऑल एडल्ट, जितने भी एडल्ट हैं इंक्लूड वुमेन, औरत को भी वोट देने का अधिकार था। भाई फ्रांस वाले केस में नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भैया मतलब जब जर्मनी हारा तो एक नेशनल असेंबली बना जो वेमार रिपब्लिक में, जो कि वो फेडरल स्ट्रक्चर पे काम करेगा, जिसको जर्मन पार्लियामेंट और रिस्टैग भी बोला गया, है ना। उसमें जो है लोग डिप्टीज जो हैं वो इलेक्ट होंगे इक्वल यूनिवर्स वोटिंग पे। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ऑन पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। दिस रिपब्लिक, ये जो रिपब्लिक था, देखिए हालांकि ये हुआ तो रिपब्लिक है ना, अब तो भैया राजा नहीं है, तो राजा नहीं है तो हेड ऑफ द स्टेट भी रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक, जैसे इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज हेयर हेड ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो इलेक्टेड। जैसे प्रेसिडेंट है तो उसको भी इलेक्ट करके ही हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी इलेक्ट करते हैं, तो कोई राजा वजह है नहीं। तो लेकिन ये देखिए भैया, आज तो लोगों को तो खुशी होना चाहिए ना कि भैया ठीक है चलो अब रिपब्लिक कंट्री हो गया, लेकिन वहाँ के जर्मनी के लोग ही इसको रिसीव नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं ये अच्छा नहीं है। बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था, और हारने के बाद जो है ये जो अलाइज पावर ने इन लोगों पे कुछ मतलब अभी फोर्सफुली कुछ एक्सेप्ट करवाएगा कि भैया तुम ही मानो, है ना। जैसे ये फर्स्ट पहला चीज़ ये लोग क्या करवाए, यहाँ पर जर्मन पार्लियामेंट बनवा दिया रिस्टैग का। द पीस ट्रीटी, और भी अभी इसकी जमीन वगैरह छीनेंगे, देखिए ना। द पीस ट्रीटी एट, और पीस ट्रीटी क्या हुआ था, द पीस ट्रीटी एट वर्साइल विथ द एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। जो पीस ट्रीटी का मतलब, ट्रीटी मतलब समझौता, पीस मतलब शांति, जो शांति का समझौता हुआ वर्साइल में, वर्साइल भी जगह का नाम है ना फ्रांस में। तो वर्साइल जो मतलब पीस ट्रीटी हुआ, पीस ट्रीटी किसके साथ, अलाइज के साथ, है ना। अलाइज और सेंट्रल पावर जर्मनी के साथ। अलाइज में कौन था भाई, यूएसए, फ्रांस, रशिया, ये सब जो भी था, ये सब जर्मनी पे क्या किया, ह्यूमिलेटिंग पीस लगाए। ह्यूमिलेटिंग मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही मतलब बेइज्जती वाला, है ना एक तरह से। क्या भैया, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी। जर्मनी को इसमें क्या हुआ, इस ट्रीटी में, इस समझौता में ये लोग क्या कहा, फ्रांस रशिया वाला जर्मनी से, कि भैया तुम्हारा जितना भी कॉलोनी है उस सब जो है अब तुम्हारा चला गया, उस सब को ये लोग कब्जा कर लिया। कौन कौन, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सब आपस में बांट लिया। जैसे इंडिया कैसे कॉलोनी था ब्रिटेन का, उसी तरीके से जर्मनी भी का भी कॉलोनी होगा, तो उसी तरीके से ये सब उसका कॉलोनी छीन लिया। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और इवन उसके एक 1/10 मतलब समझ रहे हैं, 1/10, अगर मान लीजिए जर्मनी में 100 लोग हैं तो 10 लोग जो हैं वो ये लोग ले लिया, अलाइज पावर लोग। अब बात समझे कि लोग ले लिया तो क्या होगा, अरे लोग ले लिया तो बात समझे, लोग यानी कि रिसोर्सेज, ह्यूमन से बड़ा कोई रिसोर्स नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए सोना है तो सोना का भी वैल्यूएशन धीरे धीरे, लेकिन अगर एक आदमी पढ़ लिख ले या जो भी है, अगर नॉलेजेबल, कहीं कोई बॉम्ब बना दिया, एटम कुछ भी बना दिया, तो उसके हिसाब से तो ज़्यादा पैसा है ना। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ द, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। तो ये यहाँ पर 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन भी ले लिया सब, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, इवन 13% उसका जितना भी जर्मनी का हिस्सा था उसका 13% ले लिया। 13% में समझ रहे हैं, 100 मतलब ज़मीन है तो 13 को ज़मीन ले लिया, सोचिए। 75% ऑफ इट्स आयरन, उसका जो भी जर्मनी में अगर मतलब अगर मान लीजिए इस समझने के लिए कि अगर 100 किलो आयरन अगर जर्मनी में निकलता है तो 75 किलो जो है वो ले लिया ये सब अलाइज पावर। 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, 26% कोल ले लिया फ्रांस। और कौन ले लिया ऐसा, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, ये सब जो है ये सब बांट लिया जर्मनी का ये सब चीज़। कॉलोनी, 1/10 पॉपुलेशन, 13% टेरिटरी, 75% आयरन, 26% जो कोल, ये सब ले लिया सब। द एलाइज पावर डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। और देखिए एक और किया, एलाइज पावर ने क्या किया, एलाइज पावर समझ रहे ना, वर्ल्ड वार एलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में, एलाइज में रशिया, फ्रांस, ये सब जो है, और भैया वो
सेंट्रल पावर जर्मनी। एलाइज पावर क्या किया कि जर्मनी को कहा कि भैया तुमको मिलिट्री भी नहीं रखना है, मिलिट्री को भी डीमिलिटराइज कर दिया है ना, यानी कि मिलिट्री नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके पास मिलिट्री होगा उसके पास पावर होगा, तो कहा कि भाई मिलिट्री नहीं रखना है तुमको, उससे पावर तुम्हारा कम हो जाएगा। मतलब हम लोग तुम्हारा, क्योंकि सब जाहिर सी बात है जर्मनी को पावर नहीं देना चाहता था, तो फर्स्ट वर्ल्ड में क्या किया, पावर उसका हटा दिया, मिलिट्री को ही हटा दिया। द वार गिल्ड clause held Germany responsible for the war and damage the allied countries suffered। जो वार गिल्ट कहा गया कि भैया ये जो लड़ाई है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तुम्हारी वजह से हुआ है, जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इतने सारे डैमेज के लिए। अलाइड कंट्री सफ़र, जितने भी हम लोग जो है सफ़र किए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान, यूएसए, कहा कि हम लोग को इतना सफ़र तुम्हारे वजह से करना पड़ा। मतलब सारा चीज़ थोप दिया किस पे, जर्मनी पे। सर देखिए लड़ाई में तो उधर भी हो रहा होगा फायदा, उधर भी, लेकिन फिर भी सारा चीज़ जर्मनी पे थोपा गया। जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन अगेंस्ट अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। 6 बिलियन, बात समझ रहे हैं, जर्मनी को फोर्स किया गया कि भैया तुमको कंपनसेशन पे करना होगा 6 बिलियन। आप 6 बिलियन को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए रफली 1 पाउंड इक्वल टू, अगर मान लीजिए 90 रुपीज़ के भी हिसाब से समझते हैं, तो 1 बिलियन लगभग हो जाएगा 9,000 करोड़ रुपये। तो वहीं पर 6 बिलियन हो जाएगा 54,000 करोड़ रुपए। बात समझिए, 54,000 करोड़, आप समझ रहे हो, वो भी उस टाइम की बात हो रही है जब 1914, यहाँ 54,000 करोड़ रुपए अभी के, मतलब देखिए तो एक बड़ा अमाउंट है। तो उस टाइम तो 54,000 करोड़ रुपए कहा गया भैया जर्मनी तुमको पे करना है। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s। Allied armies जो है वो भी ऑक्यूपाई कर लिया रिच Rhineland। Rhineland अभी दिखाता हूँ आपको क्या है। Rhineland जमीन है, जमीन का टुकड़ा देखिए, जैसे यहाँ पर ये जर्मनी का पार्ट था, है ना, ये देखिए Rhineland। तो ये जो Rhineland है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ से रिसोर्स जर्मनी को मिलता था, इसको भी कब्जा लिया सब। कौन? ये सेंट अलाइज पावर। तो ये यहाँ पर ही क्या किया कि एलाइज पावर सबसे पहले इसको भी तो ले ही लिया, है ना। ये 6 बिलियन ऑक्युपाइड द रिसोर्स एंड ग्रीनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। मेनी जर्मन हेल्ड अ न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिस्ग्रेस एट वर्साइल। जर्मन्स जो हैं वो, जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल। जर्मन्स यानी कि जो जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मनी के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो वेमार रिपब्लिक है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है हार का। और उसके बाद जो वो, क्योंकि उसने क्या किया, वर्साइल पे साइन कर दिया। देखिए जर्मनी हारा, उसके बाद वेमार रिपब्लिक बना, और यही ना माना होगा उस सब का जो बात है, ये एलाइज पावर जो भी बोला सब कौन माना, तो वेमार रिपब्लिक बोला होगा कि ठीक है हम मानते हैं, ठीक है हम ये सब चीज़, ठीक है हम आपको देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जो जर्मन के जो लोग हैं वो क्या, इसके दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे वेमार रिपब्लिक तुम्हारे वजह से ही सब हुआ, ना तुम मानते ना होता। तो देखिए आप जैसी बात है, अगर देश में है तो फिर उसके बाद जब रिपब्लिक बनेगा तो आखिर वो आप लोग, मतलब अगर जर्मनी, मतलब अगर दूसरा देश, जैसे जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान और चाइना, इंडिया और चाइना, तो अगर चाइना को कुछ इंडिया से लेना होगा तो हम लोग से थोड़ा लेगा, वो तो जाके वहाँ पार्लियामेंट में ही लोगों से लेगा, या जो भी ट्रीटी साइन कराएगा, तो हम लोग के लिए तो दुश्मन हो जाएगा पार्लियामेंट वाले लोग। तो यही चीज़ यहाँ होता है। वेमार रिपब्लिक जो है, लोग जो है जर्मन के वेमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि डिफीट द वार बट डिस्ग्रेस एट द वर्साइल, कि वर्साइल में वो जो है उस ट्रीटी को माना क्यों, और ये चीज़। तो यहाँ से अब देखिए आपको एक बात बता देते हैं कि जैसे यहाँ पर 1 पाउंड, ये तो ठीक है, वो तो हम आपको बताएंगे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, ये जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये मैप है, मैप में थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो है जर्मनी पूरा पावर है 1914 से 1918 तक इतना सारा एरिया था। लैंड टेकन फॉर जर्मनी, इतना ये जो जर्मनी है, पोशन, वेस्ट प्रशिया, ये जो है नॉर्थ शिशवेशिश, रूर, ये सब जो है ज़मीन है ना, ये सब लोरेनिया, ये सब जितना भी ज़मीन है ये सब जर्मनी से ले लिया सब। सोचिए नॉर्मल था वहाँ पर। तो लैंड अंडर लीग ऑफ नेशन कंट्रोल, और ये जो लैंड है ये थोड़ा सा जो है, ये सब जो थोड़ा सा डार्क, मतलब उतना डार्क है, ये लैंड अंडर लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन क्या है सर? लीग ऑफ नेशन देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें लीग ऑफ नेशन बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि भैया स्थिति को सुधारने के लिए, है ना। जैसे बात है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक तो कुछ ना कुछ, मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर से उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश करने के लिए, अच्छा करने के लिए। वहीं पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना था, जो कि ये भी क्या, रिफॉर्म द इंटरनेशनल सीनेरियो कंट्री, है ना। रिफॉर्म का मतलब फिर से अच्छा करने के लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके लिए, ठीक करने के लिए, देशों को या उसकी स्थिति को सही करने के लिए, चाहे पैसे अदा किए, चाहे किसी भी तरीके से, तो उसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया। एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद जो है किसको बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था, जो कि क्या करेगा, ये वर्ल्ड सिनेरियो को सही करेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, द इफेक्ट ऑफ द वार, ठीक है। ओके, थैंक यू।